हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं आनंद विश्वकर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबकी सबसे फेवरेट क्लास में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज यानी चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 को। तो बेटा फटाफट आप लोग आ जाओ और बता दो कैसे हो, कैसी चल रही है पढ़ाई आप सभी की। पूरे जोश में, पूरे होश में, पूरा जोश जज्बे के साथ चल रहा है ये सफ़र। यानी इस सफ़र पर जिसका नाम है हौसलों का सफ़र, इस पर आप सब अपनी अपनी रणनीति और अपनी अपनी स्टडी, अपने अपने रिजल्ट्स कैसे डिक्लेयर कर रहे हो, किस तरीके से मेहनत कर रहे हो, एक बार चैट कॉलम में जी भर के लिख दो बच्चों। कैसी चल रही है पढ़ाई। अब चैप्टर 3 पर आ चुके हैं। जैसा कि जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, अब बताओ कि मैथ्स में मजा आने लगा है कि नहीं बच्चों। मैथ्स अब पसंद आने लगी है कि नहीं बेटा। इसी बेसिस पर आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3। तो फटाफट अपने दोस्तों को बुला लीजिए, सारे लोगों को बता दीजिए कि भैया एक्सरसाइज एनसीईआरटी की खत्म होने वाली है। तो आ जाओ फटाफट और बता दो कि कैसे चल रही है पढ़ाई बेटा। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों आप सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं बेटा लीनियर इक्वेशन यानी चैप्टर 3 के लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है। जिन बच्चों की आज पहली क्लास है फटाफट जाइए कॉन्सेप्ट देख कर के आइए बेटा, क्योंकि वहां पे मैंने 1 घंटा सिर्फ आपको इस पूरे चैप्टर की निचोड़ पढ़ाया हुआ है, मतलब कॉन्सेप्ट। वहां एक भी क्वेश्चन नहीं समझाया है बेटा। आज सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चंस यहाँ से बाउंस करेंगे। तो फटाफट जाइए उस कॉन्सेप्ट को देख करके आइए, तब इस वीडियो को देखना बेटा। और जिन बच्चों ने अच्छे से रिविजन कर लिया है वो अपने पेन एंड पेपर के साथ रेडी हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा, सॉल्यूशंस आपको करने हैं बेटा, और साथ साथ में मैं भी आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा। तो आ जाओ बच्चों, देखो क्या क्या पढ़ना है आज हमें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1, इसी को कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी को। आज हमारा फोकस रहेगा एनसीईआरटी पूरा। उसके बाद जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी तो एज यूजुअल हमारा बोर्ड यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं। तो चलो बेटा विदाउट एनी डिले हम फटाफट अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं बच्चों। रिविजन क्या कहता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में कि जब भी कोई पेयर ऑफ लाइंस हमारे पास रहती हैं तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या डिफरेंस है इस पर डिस्कस किया था हमने। कंसिस्टेंट क्या होता है बेटा, जिसका आंसर हमें मिल सकता है। तो सर दो में आंसर मिलता है, एक मिलता है केवल एक, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। और यूनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जब एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच करती है यानी कट करती है। दूसरा हमने क्या सीखा था बेटा, दूसरा हमने सीखा था कि अगर इनफाइनाइट मतलब मेनी सॉल्यूशंस बनते हैं, मतलब वो एक दूसरे को कॉन्साइड करते हैं। कॉन्साइड का मतलब याद है आपको, एक के ऊपर एक, मतलब यानी जब एक हर जगह वो एक दूसरे को टच करते हुए दिखेंगे उसको बोलते हैं, यानी कट करते हुए दिखेंगे उसको हम बोलते हैं क्या बेटा, कॉन्साइड करना। कॉन्साइड का मतलब जुड़ना, मिलना। कॉन्साइड लाइन यानी वहां पे हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं। तो ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं, इन दोनों के बेस पर ही हम अपने आंसर को बताते हैं। और इनकंसिस्टेंट कौन होता है, जिसका आंसर हमें नहीं मिलता है। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब ही होता है जिसका सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते। वो क्या होता है बेटा, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, मतलब कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करती, टच नहीं करती, उसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, जिसका नो सॉल्यूशन बनता है। आज इन्हीं के बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, मतलब इसका यूज करके, रेशियो का यूज करके। तो दिमाग में फिट कर लो बेटा, जब जब आपको इंटरसेक्टिंग लाइन की बात की जाएगी उसमें उसका जो रेशियो रहता है ए और बी का, ए और बी का मतलब A1 A2 और B1 B2 का रेशियो कभी भी इक्वल नहीं होगा। किसमें बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन में। किसमें बेटा, यूनिक सॉल्यूशंस में। किसमें बेटा, कंसिस्टेंट विथ वन सॉल्यूशन वाले में। तीनों का नाम याद रख लेना बेटा। जब जब आपसे ये बोला जाए कि A1 A2 B1 B2 आपस में इक्वल नहीं है, केवल इतना डिस्क्रिप्शन आपके पास है, इसका मतलब माइंड में तीन चीजें दौड़नी चाहिए। पहला क्या, कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। दूसरा क्या, उसका सॉल्यूशंस यूनिक बनेगा। तीसरा क्या, वो कंसिस्टेंट होगा विथ वन सॉल्यूशंस के साथ में। समझ में आ गया बच्चा। दूसरा, जब तीनों आपस में बराबर हों, मतलब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों आपस में बराबर हों, तो तीन चीजें फिर से याद होनी चाहिए। सर वो कॉन्साइड लाइन होगा, सर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे, सर वो कंसिस्टेंट होगा बट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के साथ होगा। तो तीनों चीजें याद रखना। उसी तरीके से पैरेलल में सर A1 A2 B1 B2 तो बराबर होगा बट C1 C2 बराबर नहीं होगा। जब ये कंडीशंस फॉलो होगी तो सर वो इनकंसिस्टेंट होगा, सर वो पैरेलल लाइंस होगा, सर उसके कोई सॉल्यूशंस मतलब जीरो सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशंस हमें फाइंड होंगे। याद रखना बच्चा, इन दोनों में तुम हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे।
पैरेलल लाइन को लोग समझ जाते हैं कॉन्साइड, और कॉन्साइड को समझ जाते हैं पैरेलल लाइन, यानी उनके रेशियो में ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना, जो एक दूसरे को पैरेलल यानी कभी टच नहीं करती उसमें C1 C2 इक्वल नहीं होता है, और जो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं उसमें C2 भी इक्वल होता है। इसके बेस पर हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसीलिए फिर से रिविजन्स मैंने आपको करवा दिया। आइए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। लिख रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब जब जब वर्ड आपको आएगा ग्राफिकली तो आपको एक ग्राफ पेपर होना चाहिए, मेरे पास तो नहीं है बट मैं फिर भी आपको बना करके दिखाऊंगा बच्चा। जब ग्राफ पेपर होगा ना तो उसमें एक चीज याद रखना, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मैं आपको आज हिंट देता हूँ और वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी है बेटा। हमेशा याद रखना कि आपके पास दो वेरिएबल रहेंगे, एक x रहेगा दूसरा y। तो तुम्हें मैक्स टू मैक्स ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए 2 से 3 वैल्यू फाइंड करना होगा। सर वैल्यू मतलब आंसर फाइंड करना होगा। एक बार x की वैल्यू 0 लेना तो तुम्हें कुछ y की मिल जाएगी, फिर दूसरी बार तुम y को 0 लोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो दो तो तुम्हें मिल गया, और तीसरा कोई भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। वैसे मैक्सिमम 90% केस में ना बेटा x और y को 0 रखने पर जो दो वैल्यू मिलती है उन्हीं से वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल जाता है। वो मैं करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन कभी अगर वो ना टच करे, कभी वो ना कट हो, तो एक आंक और ढूंढ लेना। वो अपने आप से कोई भी नंबर रख सकते हो, कोई नेगेटिव भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो। ये इट्स अपॉन योर कॉल, ये आपका कॉल है बच्चा। वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएगा आपको। लेकिन बेसिकली अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो बस इतना याद रख लो कि x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। उन दोनों से लाइन को ड्रॉ करना अपने आप बन जाएगा। कैसे वो दिखाऊंगा मैं बेटा। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 में, ठीक है भैया। उनमें मैथमेटिक्स क्विज चल रही है जहाँ पे इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब आप मुझे बताओ कि गर्ल्स और बॉयज का सम ही तो 10 होगा। एक क्लास में 10 बच्चे मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों मिला करके होंगे, ठीक है भैया। पहली कंडीशंस, तो पहली कंडीशंस हमने लिखा, तो हमने लिखना, देखो लिखना कैसे है बेटा, लिखना भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें पहले लिखना पड़ेगा लेट द number of boys equals to x, let the number of girl equals to y। तो फर्स्ट कंडीशंस क्या कहता है बेटा, फर्स्ट कंडीशंस कहता है कि सर दोनों का सम मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1 आ गया। सर सेकेंड कंडीशंस क्या कहता है, सर सेकेंड कंडीशंस ये कहता है कि जो गर्ल्स है ना वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो ये लिखा हमने गर्ल्स, ये लिखा बॉयज, ये लिखा गर्ल्स। तो ये जो गर्ल्स है ना बेटा, ये जो गर्ल्स, गर्ल्स को हमने वाई लिया है, ये जो गर्ल्स है ना ये बॉयज से 4 ज्यादा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए मैं x प्लस 4 लिख सकता हूँ, अभी तो दोनों बराबर होंगे। मैं बोलूँ 10 जो है वो 5 से 5 ज्यादा है, तो अगर मैं इस 5 में ऐड कर दूंगा, 10 जो है 5 से 5 ज्यादा है, इसका मतलब इस 5 को इसमें ऐड कर दूंगा तो 10 बराबर 10 दोनों हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बोला कि जो बॉयज है, जो बॉयज है उससे ये गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा हैं। तो ये 4 ज्यादा है, दोनों को बराबर करने के लिए अगर 4 इधर मैं ऐड कर दूंगा, 4 इधर ऐड कर दूंगा तो दोनों इक्वेशन बन जाएगा। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस मिल गया है बच्चा। अब एक बराबर, अब इसका ग्राफिकल मेथड बनाएंगे, देखो कैसे। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, भैया नंबर ऑफ बॉयज हमने x लिया है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y लिया है, ठीक है, डन। तो जो बॉयज है मतलब बॉयज कौन है, ये वाला x, ये इससे 4 ज्यादा है कौन, गर्ल्स। तो हमने 4 ऐड करके दोनों को इक्वल कर दिया, सही है बेटा। आ जाओ, पहला इक्वेशन क्या है सर, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई की वैल्यू है 10। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले जब भी ग्राफिकली सॉल्व करना हो आपको क्या रखना पड़ेगा, 0। एक बार रखो पुट x की वैल्यू 0, तो 0 प्लस वाई की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। फिर दूसरा बार क्या रखोगे बेटा, फिर देखो पुट
एक्स की वैल्यू सॉरी वाई की वैल्यू 0, तो लिखोगे 0 सॉरी एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 10, एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 10। दो कंडीशन मिल गया, तो दोनों का ग्राफ मतलब इस तरीके से बना लो, ये क्या आ जाएगा एक्स में और वाई में। कि सर मैंने एक बार x की वैल्यू 0 रखा, जब x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 10 आ गई थी, और जब y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू 10 आ गई थी। एक का ग्राफ यानी एक इक्वेशन से हमने एक ग्राफ बनाने के लिए, लाइन बनाने के लिए हमने उसका वर्टेक्स का पॉइंट ढूंढ लिया है। दूसरा क्या था, दूसरा देखो, दूसरा था बेटा x माइनस वाई की वैल्यू -4 था। अब इसको ध्यान से देखो, फिर हम लिखेंगे फिर से सेम वही पुट x की वैल्यू 0। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे बेटा, रखो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू -4, यानी माइनस वाई इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस से गया तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर दूसरी बार क्या रखेंगे बेटा, फिर पुट अब y की वैल्यू 0 रख लें, क्या हो जाएगा x माइनस 0 इक्वल्स टू -4, x की वैल्यू जाएगी माइनस। इसका ग्राफ बनेगा बेटा, सॉरी इसका टेबल बनेगा x और y का। सर x की वैल्यू जब मैंने रखा था, x की वैल्यू मैंने 0 रखा था तो y की वैल्यू 4 मिली थी, और y की वैल्यू जब मैंने 0 रखा था तो x की वैल्यू -4। बस अब दो चीजें हमें मिल गई हैं, इसी का हमें ग्राफ बनाना है बेटा, इसी का हमें ग्राफ बनाना है। कैसे ग्राफ बनाना है देखो, ये हमने लिया एक ग्राफ का कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन लिया हमने। देखो ये अपना तो डॉट पता होता है 0 0 होता है, इसमें नाम दो। चलो देखो बेटा, इधर हमने दिया 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाएगा, रुक जाओ, के बीच में थोड़ा छोटा छोटा और कर दो, अब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा करते चले जाएंगे 12 13 14, मतलब जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से कर लो। इधर हमने किया 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 6 7 8 9 10, डेस्क जितना भी आपको चाहिए कर सकते हैं। अब इधर देखो बच्चे, सर एक चीज याद रखना कि अब वापस इस पर आओ, इस वाले को पहले ये वाली लाइन को यानी ग्रीन वाली लाइन को देखो, x की वैल्यू 0, तो इसका जो x और y का बन रहा है, x और y का बन रहा है वो बन रहा है 0 और 10, और इसका बन रहा है 10 और 0। तो 0 x की वैल्यू है और 10 y की वैल्यू है, तो रखो बेटा 0 x की वैल्यू, तो 0 तो यहीं पे आएगा, और y की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू 10 यहाँ पे आ गया। फिर दूसरे में क्या था, y की वैल्यू 10 थी, सॉरी हाँ y की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 10 थी, तो 10 यहाँ पे रख दिया। अब इन दोनों को हम मैच करेंगे, एक लाइन हमने ग्रीन वाली कर दी। वापस आओ, अब येलो वाले से देखो, 0 4 -4 0, येलो वाला देखो बेटा 0 4, पहले क्या था बेटा 0 4, पहला था 0 4 और दूसरा क्या था -4 0, तो 0 x है, ये हमेशा x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 मतलब 0 आ गया, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 पॉजिटिव है ना बेटा, y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और फिर क्या है आपका x की वैल्यू -4 मतलब नेगेटिव। देखो तो थोड़ा और बढ़ा लो, ये बन गया आपका, ठीक है, येलो था ना, हाँ 0 और 4, 0 ये रहा, 4 आपका ये रहा, तो अब देखो माइनस में आ रहा तो माइनस इधर भी रखना पड़ेगा आपको, इधर रख लो -1 -2 -3 -4 डैश 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 एंड। अब बेटा -4 x की वैल्यू है, तो x ये कार्टेशियन है, तो इस पर माइनस ये रहा आपका -4,
और 0 ये रहा, तो मतलब अब हम इसको मर्ज करेंगे और इसको बढ़ाते जाओ। और जब हम इसको बढ़ाएंगे बेटा तो एक्चुअल में देखोगे तो ये जो पॉइंट, अभी मैं मेजरमेंट के हिसाब से नहीं कर रहा हूं वरना आपका एग्जैक्ट आपको पता चल जाता बेटा। अब मैं मेजरमेंट के हिसाब से देखूंगा तो ये जो मिल रहा है वो 7 पे मिल रहा है y की वैल्यू को और x की वैल्यू को 3 पर। मतलब इसका जो कटिंग पॉइंट है y की वैल्यू 3 और 7 में रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब y की वैल्यू 7 और 3 जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यही जो हमारा पॉइंट, इसका कुछ भी नाम दे दो, मैंने a नाम दे दिया, यही जो a नाम है इस दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है। यानी इसका जो फाइनल आंसर, इस जो क्वेश्चंस था हमारा, ये जो हमारा क्वेश्चंस था पहला क्वेश्चंस कि मुझे प्रूव करो या ग्राफिकल मेथड से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ कि कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बच्चे देखो 7 और 3 का दोनों में डिफरेंस भी 4 है, बोल रहा है ना बॉयज जो है वो 4 कम है या 4 कम है गर्ल्स से, तो वो गर्ल्स हो जाएंगे 7 और बॉयज हो जाएंगे, तो गर्ल्स ज्यादा थे, गर्ल्स हमने लिखा था वाई आ जाएगा 7 गर्ल्स, और बॉयज आपका 3 था, यानी एक्स की वैल्यू 3 आई थी, देख लो यहाँ से। तो इस तरीके से यानी जब आप लाइन ड्रॉ करते हो, यानी ये जो आपने निकाला था ना, ये एक बेसिक फंडामेंटल निकाला था इसलिए कि ताकि आप दो ग्राफ बना सको। और जब जैसे ही आपने ग्राफ बना लिया तो अब आप देखोगे कि वो दोनों लाइन कट कट कहाँ पे करती हैं। अब भैया आपको पता है कि जब वो इंटरसेक्ट करेंगे यानी एक पॉइंट पर कट करेंगे, तो जिस पॉइंट पर कट करेंगे वही पॉइंट आपका फाइनल आंसर होगा। तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फाइनल आंसर, यानी उस क्वेश्चन का, उस जो आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस होंगे उसका सॉल्यूशंस, एग्जैक्ट सॉल्यूशंस वही होगा जो ये नंबर्स उस नंबर को सेटिस्फाइड कर देगा। तो हमारा इससे पता चल रहा है कि 3 या 7 हमारा फाइनल आंसर है, यानी बॉयज हो जाएंगे 3 और गर्ल्स हो जाएंगी 7। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। अब अगला क्वेश्चंस मैं थोड़ा शॉर्टकट करूंगा, तो उसके लिए रेडी रहना बेटा। इसलिए मैंने डिटेल में आपको पहला क्वेश्चन समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को यहीं से फिर से वापस जाओ और फिर से समझो पूरा डिटेल में, फिर अगला क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करना बेटा, ठीक है। आ जाओ, मैं सब कुछ बना के दूंगा, तुम्हें ग्राफ खुद ट्राई करना है। याद रखना ग्राफ के लिए मैंने सिंपल सा ही फंडा जो बता दिया ना, ये हर फंडे में मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस में x की वैल्यू 0 रखो y मिल जाएगा, y की वैल्यू 0 रखो x मिल जाएगा, x की वैल्यू 0 रखो y मिल जाएगा, y की वैल्यू 0 रखो x। तो दो वैल्यू मिलेंगे, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे कट करेंगे बेटा, उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइनल आंसर मिलता है। ठीक है, डन। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो नॉर्मली इसको सॉल्व करने के लिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब ने हमें बोला किससे, हमें बोला है सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड से। कोई बात नहीं, हम लिखेंगे पहले क्या, लेट 1 कॉस्ट ऑफ 1 pencil इक्वल्स टू x rupees और कॉस्ट ऑफ 1 pen इक्वल्स टू y rupees। तो फर्स्ट कंडीशंस क्या कहता है बेटा, फर्स्ट कंडीशंस कहता है 5 पेंसिल 7 पेन, पेन को y लिया है, यानी 5x प्लस 7y की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 50, इक्वेशन नंबर 1। तो भैया दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, दूसरा कहता है कि 7 पेंसिल और 5 पेन, तो यानी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, इक्वेशन 2। अब इसको ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, ना ही सब्स्टिट्यूशंस ना ही एलिमिनेशंस, इसको ग्राफ से सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, बस इधर आ जाओ बेटा, वही सिंपल सा। पहला क्या था, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू क्या था बेटा 50, इक्वेशन फर्स्ट। तो बनाओ इसको, पहले x की वैल्यू पुट करो, पुट x की वैल्यू 0, तो 0 रखोगे बेटा तो 5 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, तो 7y की वैल्यू 50 हो जाएगी क्योंकि 0 हो जाएगा ये, तो y की वैल्यू तो 50 डिवाइड बाई 7, यानी 7 7 जा 49, डेसिमल के एक पॉइंट तक मान लेना, बस बहुत है इतना। तो y की वैल्यू इतना आ जाएगी। फिर से आप रखोगे, उसके बाद अगर फिर नेक्स्ट रखो इसको, यानी पुट, अब नेक्स्ट हम रखेंगे y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू रखेंगे 0, तो यहाँ पे रखेंगे बेटा 5 इंटू, यानी 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 50,
तो 5x की वैल्यू आ जाएगी 50, x की वैल्यू आ जाएगी 5 10 जा 50। ये बेटा डन, समझा। डेसिमल के एक प्लेस पर वैल्यू रखेंगे, मतलब x की वैल्यू 0 रखा तो हमने इतना आ गया, y की वैल्यू 0 रखा तो हमें 10 मिल गया। इस तरीके से क्वेश्चंस। उसके बाद दूसरा इक्वेशंस क्या था, दूसरा इक्वेशंस ये था, फिर से x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 0 रखोगे, इस तरीके से फिर 2 मिलेगा, फिर उन दोनों का ग्राफ बनाओगे और डिटेल में इस तरीके से एक्सप्लेनेशन आप बना सकते हो। कैसे, देखो आओ देख लो बेटा, एक क्वेश्चन ये भी करा देता हूं मैं आपको। क्या लिखा है, 7x + 5y = 46। 7x + 5y = 46 रखो बेटा। पहले हम रखेंगे x की वैल्यू 0, हो जाएगा 7 × 0 + 5y = 46। तो y की वैल्यू हो जाएगी 46 / 5, मतलब 5 9 जा 0.2, ये हो गया y की वैल्यू। फिर हम रखेंगे पुट y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 7 × 7x, 7x + 5 × 0 = 46। तो 7x की वैल्यू आ जाएगी 46, x की वैल्यू आ जाएगी 46 / 7, यानी 7 से करेंगे 7 6 जा 42, 4 जाएगा तो 7 5 जा, तो 6.5 समथिंग इतना आ गया। कोई बात नहीं, घबराना नहीं, डेसिमल में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है बेटा। डेसिमल के एक प्लेस तक बस ढूंढ लेना, तुम्हें ग्राफ बनाने में इजी रहेगा। अब आ जाओ यहीं पे तुम्हें ग्राफ बना करके दिखा देता हूँ बेटा। ये रहा हमारा ग्राफ, थोड़ा छोटा बनेगा बेटा, ध्यान से देखना। देखो बच्चा, अब हम फिर से वही नंबर रख लेते हैं। पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जरूरी नहीं 10 तक, मैं बस देखता हूँ बेटा कि कहाँ तक। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7.1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9.2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6.5। तो सबसे हाईएस्ट 10 था, इसलिए मैंने 10 दोनों साइड ले लो, कोई बात नहीं। कि y की वैल्यू भी 9.2 तक है, 10 तक तुम्हें जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आपको पता है बेटा कि दो नंबरों के बीच में, मतलब 1 से 2 जाने में डेसिमल का 10 टाइम्स आता है, मतलब 1 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसा करके 1.9 फिर 2.0 ऐसा कर लेते हैं हम ना। मतलब हर नंबरों के बीच में डेसिमल पार्ट कितना रहता है, 10 पार्ट रहता है, ये आपको पता है बेटा। अब इसी के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर x की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 0 तो यहीं पे आ जाएगी। x की वैल्यू 0, मैं कौन सा कलर ले लूं, कौन सा कलर ले लूं, चलो 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 ये वाला कलर ले, आ जाओ इधर। सेकंड बेटा, हाँ देखो ध्यान से, ऑडिबल विजिबल सब कुछ क्लियर है ना बच्चों, एक बार बता देना मुझे। हेलो हेलो, हाँ डन डन डन, सही। 0 है बेटा, x की वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो y की वैल्यू सर 7.1 रखनी पड़ेगी। सर y की वैल्यू 7.1 कहाँ पे आ रही है, मैं पहले इस इक्वेशन के लिए देख रहा हूँ। 7 ये है तो कुछ यहाँ पे आएगा समथिंग, यहाँ पे सर आएगा, ठीक है सर। दूसरा ये लाइन, इसको देखो y की वैल्यू 0 रख दिया तो x की वैल्यू सर 10 आएगी, मतलब यहाँ पे। तो लाइन ड्रॉ करो, 10 यहाँ पे रहा, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो बेटा, हो गया। इधर आ जाओ, इधर x की वैल्यू 0 तो 9.2 y की वैल्यू, दूसरे कलर से ले लेता हूँ, चलो रेड ले लेता हूँ। सर 0 आया, x की वैल्यू तो 9.2, मतलब मान लो यहाँ पे आ रहा है समथिंग 9.2 आता है ना, क्योंकि 0.1 0.2 ऐसे करोगे तो वहां पे आ जाएगा। जब आप स्केल बनाओगे ग्राफ पे तो वो डिटेल में दिख जाएगा बच्चा। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6.5, 6.5 ये रहा बेटा, 6.5 समझ लो यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्टली मिड में। तो बेटा इसको बना दो। अब ये जो पॉइंट कट करेगा 6 समथिंग जो भी है, जब आप एग्जैक्ट मेजर में बनाओगे यहाँ पे जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर बनेगा। और इस तरीके से आप अपने ग्राफ को पूरा डेडिकेट कर सकते हो। इसी तरीके से पूरा सॉल्व करोगे तब जाकर के आपको फुल फाइनल मार्क्स मिलेंगे बेटा, 2 या 3 मार्क्स जो आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, डन, समझ में आ रहा है, क्लियर बच्चों।
कोई डाउट? वेरी गुड बेटा। यानी ये इसका जैसे एग्जैक्टली मेरे अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 3 के लमसम आ रहा है, बट डेसिमल में आया ना बच्चा, तो मैंने मेजरमेंट सही नहीं लिया है, बट मैंने एक फॉर्मेट आपको, क्योंकि मेरे पास ना स्केल है ना पेंसिल है ना उसका डायग्राम है कि मैं आपको मेजरमेंट से समझा सकूं, लेकिन एग्जैक्ट एक डिस्क्राइब करके मैंने जैसे पिछले वाले का एग्जैक्ट आ चुका था क्योंकि वो हमारा कंप्लीट नंबर में था, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन डेसिमल वाले में हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि 0.1 आ रहा है कि 0.2 आ रहा है कि कंप्लीट नंबर आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपना आंसर सब सॉल्व करोगे पूरा पेंसिल स्केल से, तो डिक्टो आ जाएगा, आपको पास कोई घबराने की जरूरत नहीं बच्चा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम ग्राफ को दिखा देंगे और यहाँ पे जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर बन जाए। क्लियर बच्चा? डन। चलिए आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा है बेटा? लिखा है ऑन कंपेयरिंग, क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ वेरी, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। अब आपको कंपेयरिंग रेशियो ध्यान दिमाग में वही सारे फिगर जो अभी मैंने स्टार्टिंग क्लास में रिविजन करवाया था बच्चा। क्या था? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट द विदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट पैरेलल और क्या बोलता है कॉन्सिडेंट। कौन सा पैरेलल बनेगा, कॉन्सिडेंट बनेगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा। एक पॉइंट पर पैरेलल मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, कॉन्सिडेंट मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब तीनों आपको चेक करना है। बेसिक है, सिंपल है, वो आ जाओ उसी पैटर्न पे आ जाओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कुछ मत सोचना, बस A1 A2 B1 जैसा मैंने एग्जांपल समझाया था आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, वहां का उससे मेजरमेंट करो, उससे मिलाओ आप और फटाफट लिखो। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, यहाँ से A1 क्या हो जाएगा बेटा? A1 हो जाएगा सर 5, सर B1 क्या हो जाएगा सर -4, सर C1 क्या हो जाएगा 8, यहाँ से A2 क्या हो जाएगा सर? A2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, सर B2 क्या हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, सर C2 क्या हो जाएगा -9। बस अब रख दो फॉर्मूला, मतलब ये जैसा दिया है वैसे करते चले जाओ। A1 A2 निकालो, कितना आ रहा है सर? 5/7, कॉमा B1 B2 निकालो, कितना है सर? -4/6, कट पिट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 2 3 जा, मतलब -2/3 आ गया, कॉमा C1 यानी C1/C2 निकालो बेटा, इसमें क्या है 8/-9, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप देखो बेटा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 में कोई भी वैल्यू मैच हो रही है क्या? कोई भी वैल्यू मैच हो रही है क्या? नहीं मैच हो रही है, मतलब तीनों आपस में इक्वल नहीं है, और तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तीनों से फर्क ही नहीं पड़ता। सर हमें फर्क तो उसमें पड़ता है, किसमें बेटा? सर फर्क तो वो पड़ता है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जैसे ही ये वाला वर्ड मिल गया C1 की तरफ जाएंगे ही नहीं और बोल देंगे भैया कि ये हमारा इंटरसेक्टिंग होगा। आज ही पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि भैया जब जब A1 A2 B1 B2 इक्वल नहीं होगा हम बता देंगे कि वो इंटरसेक्टिंग होगा, हम बता देंगे कि उसका सॉल्यूशन 1 बनेगा, हम बता देंगे कि उसका सॉल्यूशन बनेगा। डिस्कस किया था हमने। गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर देखो बेटा क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर लिखा है आपको, अब इसी तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो रफ कर दूं। पहले का आंसर क्या हो गया हमारा? नोट करते चलना बच्चों। पहले का आंसर हमारा हो गया है इंटरसेक्टिंग। दूसरा देखो बच्चा, यहां से देखो A1 कितना हो जाएगा सर? A1 की वैल्यू हो जाएगी सर 9, B1 की वैल्यू हो जाएगी सर 3, C1 की वैल्यू हो जाएगी सर 12, A2 की वैल्यू हो जाएगी सर 18, B2 की वैल्यू हो जाएगी सर 6, 2 की वैल्यू हो जाएगी सर 24। लगाओ फॉर्मूला, A1/A2 मतलब 9/18, B1/B2 3/6, इसको कट करेंगे 1 जा 2 जा, तो इसकी वैल्यू तो 1/2 आ जाएगी सर, इसकी वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी सर, इसकी वैल्यू 12/24, इसकी भी वैल्यू 1/2 आ जाएगी सर, तीनों मिल रहा है
सर A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों इक्वल हो रहे हैं। तो भैया जब तीनों इक्वल होते हैं तो याद करो मतलब वो सब एक हर जगह क्या होंगे, हर जगह एक दूसरे से सटे टच किए होंगे, मतलब उसका आंसर क्या होगा बेटा, कॉन्साइड होगा। इसका मतलब उसका कॉन्साइड होते ही बेटा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा कॉन्साइड। कॉन्साइड करेगा यानी कॉन्सिडेंट करेगा, जिसका आंसर इनफाइनाइट मेनी बनता है। ठीक है, डन, समझ में आ गया बच्चों। अब इसका ये तीसरे वाले का तुम होमवर्क दोगे मुझे, इसका सॉल्यूशन चैट कॉलम में आप मुझे दोगे, क्लास खत्म होने के बाद चैट कॉलम में इसका आंसर मुझे बता देना, सर ये क्या होगा, कॉन्सिडेंट होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा या फिर पैरेलल होगा। ठीक है बच्चों, बस ऐसे ही A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालो, उसको मेजरमेंट पे रखो, अगर वैल्यू सेटिस्फाइड होती है, एक सॉल्यूशन आता है तो इंटरसेक्टिंग इनफाइनाइट आता है, ये तीनों आपस में इक्वल आते हैं तो इनफाइनाइट बता दो। जब दोनों A1 A2 B1 B2 इक्वल आता है, C1 C2 नहीं इक्वल होता है तो बोल दो पैरेलल है। ठीक है बच्चों, डन। आइए आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। फिर से सेम वही क्वेश्चंस, बस नाम बदल दिया है। सर नाम बदल दिया है, हाँ बेटा नाम ही तो बदला है, देखो बस कंसिस्टेंट बोल दिया इनकंसिस्टेंट, है ना। इंटरसेक्टिंग और कॉन्साइड को ही कंसिस्टेंट बोलते हैं, और क्या इनकंसिस्टेंट को क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल बोलते हैं। तो वही तो फिर से पूछ रहा है, उस क्वेश्चन में बस क्या लिखा था, इंटरसेक्टिंग बता दो, पैरेलल बता दो और कॉन्साइड बता दो। इसमें क्या लिखा है, कंसिस्टेंट बता दो, इनकंसिस्टेंट। तो दोनों का मतलब तो एक ही है बेटा, यानी अब आपको उसी तरीके से फिर से सॉल्व करना है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू उसी तरीके से निकालनी है। अब उस तरीके से वैल्यू निकाल दोगे, फिर हमें फिर बताना है, अगर उसका आंसर यानी वही मेजरमेंट अगर आपस में तीनों इक्वल हो जाएंगे तो बोल देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब ये कंसिस्टेंट है। तीनों इक्वल नहीं है, उनमें से पहला दोनों इक्वल है तो बोल देंगे इनकंसिस्टेंट है, फिर कंसिस्टेंट है। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन देखो बच्चा, पहला क्या लिखा है, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। पहला क्वेश्चन देखो, तो पहले को लिखूंगा। अब देखो फटाफट मैं शॉर्टकट लिखता हूँ। अब A1 A2 B1 B2 तो नहीं लिखना पड़ेगा ना बेटा, वो तो लिख सकते हो ना आप, क्योंकि मैंने बता दिया A1 A2 B1 B2, मतलब पहले इक्वेशंस का A1 B1 C1 मान लो, दूसरे इक्वेशंस का A2 B2 C2 मान लो। अब ध्यान से देखो, A1 क्या हो जाएगा, A1 A2 क्या हो जाएगा 3/2, B1 B2 क्या हो जाएगा बेटा, B1 B2 मतलब 2/-3, और C1 C2 मतलब 5/7। ये हो गया बेटा 5/7 ना। अब देखो ध्यान से, क्या ये तीनों आपस में इक्वल है, क्या ये तीनों आपस में इक्वल है, नहीं ना बेटा, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। तो जब ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो याद रखो इस पे तीनों तो जाना ही नहीं है, बस इस पर चेक करो। A1 B2 कौन सा बेटा, A1/A2 इक्वल नहीं है इसके B1/B2 के, तो ये तुरंत क्या बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग, मतलब इसके एक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब ये क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंट। मतलब पहला क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट। देखा कितना इजी था। बस इसी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा और आंसर लिखना होगा बच्चा। लिखने का तरीका मैंने समझा दिया था, अब मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, तो टेस्ट में फटाफट आंसर मुझे चाहिए। दूसरे पे आ जाओ बेटा, दूसरे पे क्या होगा, A1 A2 2/4 मतलब 1/2, काट पीट करके दिमाग में ही सोचो। -3/-6 मतलब फिर से 1/2, फिर से देखो 8/9, ये आ जाएगा 8/9, इसको तो काट नहीं सकते। सर ये इक्वल है बट ये नहीं इक्वल है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये पहला था। सर ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल इक्वल नहीं है, तो सर इसका एक्सपांशन क्या बनता है, सर इसका एक्सपांशन बनता है A1 A2 के इक्वल हो B1, सॉरी A1 A2 B1 B2 के इक्वल हो बट नॉट इक्वल हो C1 C2 के, तब ये बनता है सर पैरेलल। ये क्या बनता है सर, पैरेलल। और पैरेलल होते ही क्या बोलते हैं बेटा, नो सॉल्यूशंस, और नो सॉल्यूशंस बनते ही क्या बोल देंगे, ये इनकंसिस्टेंट, मतलब ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, समझा, मजा आ रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वेरी गुड। अब इसको देखो बेटा, A1/A2, अब इसको देख लो, क्या है 3/2 और 9 है, देखो यहाँ पे बेटा 3/2 A1 हो गया, अपॉन में A2 क्या है 9, कॉमा B1 क्या है बेटा 5/3, B2 क्या है -10, 5/3, 5/3 अपॉन में -10। फिर C1 C2 क्या है बेटा, C1 है 7,
C2 है 14, 7, 14। अब देखो ऐसा जब भी कोई नंबर हो ना बेटा, इसके भी अपॉन 1 मान के लिया करो, और अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर से, इसके अपॉन 1, अंदर का अंदर से, बाहर का बाहर से, और नीचे वाला, अंदर वाला नीचे ही रहता है, बाहर वाला ऊपर चला जाता है। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 अपॉन 9 2 जा 18। ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 अपॉन 10 3 जा 30, तो -30 कॉमा 7/14। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, 3 1 जा 3 6 जा 1/6, 5 माइनस 1/6, यहाँ पे क्या लिखा है 1/2। तो बेटा फिर से ये दोनों इक्वल नहीं हो गए, तीनों इक्वल नहीं हुए, तो ये दोनों पे ही बात करेंगे हम। जब A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं, देखो डिजिट से मतलब नहीं है, साइन तो अलग अलग है ना बेटा, तो ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं होते ही हम क्या बोलेंगे बच्चा, इसको हम बोलेंगे कि सर ये इक्वल नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा तो इसको एक सोल्यूशन बनेंगे, मतलब ये आ रही है समझ में, क्वेश्चंस आ रहा है, वेरी गुड। इसको सॉल्व करोगे बेटा, इसी तरीके से आप मुझे चैट कॉलम में क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 4 का मुझे होमवर्क बताओगे, क्वेश्चन 5 मैं करवा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन मुझे बता देना कि कंसिस्टेंट बनेगा कि इनकंसिस्टेंट बनेगा। प्रॉपर डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है बेटा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ चेक करना A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को रख करके क्या इसका आंसर बन रहा है। अगर बन रहा है तो आंसर मिल जाएगा, नहीं बन रहा है तो बोल देना बेटा कि इनकंसिस्टेंट बन रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चा, वेरी गुड। आइए 4/3 A1 है, 2 क्या हो जाएगा B2। देखो सर 4/3 A1 और B2 क्या है 2 है, 4/3 2 ठीक है, 2 ठीक है। फिर 2/3 है B1 B2, 2/3 है B1 B2। C1 में क्या है बेटा 8 है 12 है, 8 है 12 है, कट करो इसका, इसका इधर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4/6, 2/3, 8/12, कट करो, 2 2 जा 2/3, ये भी गया 2/3, ये गया 4 2 जा 4 3 जा, यानी 2/3 2/3 2/3, तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तीनों आपस में इक्वल बनेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, कॉन्साइड करेगा, कॉन्साइड करते ही इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे, और इनफाइनाइट बने ना बने उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सॉल्यूशंस मिल रहा है इसीलिए कंसिस्टेंट फिर से बन गया। मतलब इसमें इतने में ये भी कंसिस्टेंट था, ये भी हमारा कंसिस्टेंट है, और ये भी हमने कंसिस्टेंट निकाला है, ये हमारा इनकंसिस्टेंट था। ये आपको होमवर्क में आंसर में बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट बनेगा कौन सा इनकंसिस्टेंट, सिंपल सा वही ट्रिक्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों, क्लियर, डन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बेटा, फिर से वही बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, पहले देखो कि कौन सा कंसिस्टेंट बनेगा कौन सा इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट तो मुझे उसका सॉल्यूशंस ग्राफिकली बताओ, अगर मुझे उसका आंसर बन रहा है मतलब सिर्फ कंसिस्टेंट वाले का, अगर उसका आंसर मुझे निकल रहा है यानी कंसिस्टेंट मतलब इनफाइनाइट इंटरसेक्ट बन रहा है या फिर कॉन्साइड कर रहे हैं, यानी एक सॉल्यूशन बन रहा है या इनफाइनाइट बन रहा है, तो उसका मुझे ग्राफिकली करके बताओ। ग्राफिकली कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर ग्राफ में आपको बताना रहेगा, ठीक है बेटा। इजी है, कोई टफ नहीं है, एक दो क्वेश्चंस मैं करवा के दिखाता हूँ बेटा। देखो पहले चेक करो कौन कौन सा है कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में स्पीड पकड़ेंगे, A1/A2 क्या हो जाएगा 1/2, B1/2 मतलब 1/2, C1/2 मतलब 5 2 10 1/2। बेटा तीनों बराबर है, तीनों बराबर कब होता है, जब कॉन्साइड होता है। कॉन्साइड मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों बराबर होता है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब ये तो है क्या है कंसिस्टेंट। दूसरा चेक करो 1/3, 1/3, फिर क्या है बेटा -1/-3 मतलब माइनस माइनस से कैंसिल होकर के यहाँ भी 1/3 आ जाएगा। सर 8/16 बट यहाँ पे 1/8 1 जा 8 2 जा 1/2 है, ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। A1 A2 B1 B2 के इक्वल है बट C1 C2 के इक्वल नहीं है, तो क्या होता है ये बेटा, ये पैरेलल जिसका नो सॉल्यूशन बनता है, मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब इसका हमें नहीं निकालना है। तो सर क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट। तीसरे पे आ जाओ बेटा, 2 2 जा 4 मतलब कितना आया 1/2, फिर
वाई 1 है, यहाँ पे -2 है, तो 1 है -2 है, तो -1/2 आ गया। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस तो कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 3/2, कि 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। बेटा ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो बस इन दोनों को चेक करना है। A1 A2 B1 B2 की अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं आते ही तुरंत ये इंटरसेक्टिंग बनेगा, जिसका एक सॉल्यूशन बनेगा, मतलब ये कंसिस्टेंट है। क्या है बेटा? कंसिस्टेंट है। इसका ग्राफिकल बनाना होगा। इसको चेक करो बेटा, 2/4 मतलब 1/2, -2 बाई -4, माइनस माइनस से कैंसिल, मतलब 1/2 फिर से आ गया। फिर 2/5 मतलब फिर ये 2/5 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। सर ये तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। फिर से वही कि जब A1 A2 B1 B2 के इक्वल हो बट C1 C2 के इक्वल ना हो, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा पैरेलल, जिसके कोई सॉल्यूशंस नहीं बनते, मतलब इनकंसिस्टेंट बनेगा। मतलब ये फिर भी हमारा नहीं निकालना होगा, ये इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। अब इनकंसिस्टेंट बनते ही बच्चा, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा काम दे रहा हूँ। थोड़ा सा काम क्या है बेटा? कि मैंने आपको ढूंढ के दे दिया है कि इनकंसिस्टेंट निकालना कैसा है। इनकंसिस्टेंट अगर आप निकाल लोगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि किसका किसका बस सॉल्यूशंस बनाना है। अब इसमें एक बार x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, फिर y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 5। दोनों का सेम बनेगा, दोनों एक ही लाइन पर जैसे भी लाइन्स डिसाइड करोगे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका फाइनल। उसी तरीके से, या फिर 1 2 3 कुछ भी रख करके, जो भी मन करे आपका, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे और उसका एग्जैक्ट मुझे वैल्यू बताओगे कि सर क्या आंसर मुझे मिलेगा, जो दो लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं थ्रू द ग्राफिकल। करके बताओगे? पक्का? पक्का वाला प्रॉमिस? करके बताना बच्चा, मैं वेट करूंगा और चैट कॉलम में मुझे आपका इंतजार रहेगा। तो फटाफट वहां पे सॉल्यूशंस दे देना बच्चों, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे आंसर बताओगे। आओ क्वेश्चन नंबर 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में और आते रहते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है उसकी वेड्थ से, और वो पेरीमीटर जो होगा वो 36 मीटर है। हाफ ऑफ द नहीं, पेरीमीटर नहीं, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा 36 है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 36। अगर आधा पेरीमीटर 36 है तो पूरा पेरीमीटर कितना होगा बेटा? डबल, 72। तो पूछना क्या चाहता है? देखो बेटा पहले लिखना पड़ेगा पूरा डायमेंशन। अच्छा डायमेंशन का मतलब समझते हैं बेटा? डायमेंशन मतलब लेंथ और वेड्थ। रेक्टेंगुलर पार्ट में डायमेंशन तो दो ही होते हैं, लेंथ इंटू वेड्थ। लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, और वेड्थ मतलब, या फिर उसको बोल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होती है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब उसको वेड्थ भी बोल सकते हो कभी कभी, क्योंकि वहां पे जब वेड्थ कब मांगी जाती है? जब उसके बीच में डायमेंशन का फर्क पूछा है आपसे। तो आपको डायमेंशन का जब भी वर्ड आए तो समझ जाना कि किसके बारे में बात हो रही है। रेक्टेंगुलर बात हो रही है तो लेंथ और ब्रेथ, यानी लेंथ निकालना है आपको, ब्रेथ निकालना है, दोनों की अलग अलग निकाल दोगे वही उसका डायमेंशन बन जाएगा। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो हम लेट सपोज कर लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ द गार्डन तो हमें पता नहीं है बेटा, तो हमने लिखा लेट लेंथ। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसलिए हमें दो वेरिएबल के साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा, वरना एक वेरिएबल से भी सॉल्व हो सकता है उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जब ये एग्जैक्टली बोर्ड में आ जाएगा, कुछ भी, जैसे मान लो यही क्वेश्चन उठा करके मुझे दे दिया, तो मैं इसी क्वेश्चन को विदाउट टू वेरिएबल से सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में मेंशन है, और ये चैप्टर का नाम ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसलिए दो वेरिएबल से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, देखो लिखेंगे लेट लेंथ x मीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है, और हमने ब्रेथ यानी विड्थ क्या लिखा है? विड्थ है, तो विड्थ को हमने दे दिया y मीटर। हमने ये ले लिया बेटा। अब लेंथ और विड्थ, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा सर? पेरीमीटर होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है फॉर्मूला ना बेटा, यानी मैं लिख दूंगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चंस ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वो हाफ है, कौन? पेरीमीटर, मतलब 2
अपॉन एल प्लस बी मतलब 2 अपॉन में एक्स प्लस वाई जो है ना बच्चा, वो हाफ है किसके बराबर, 36 की। यही तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है। 2 से गया मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 36, इक्वेशन नंबर 1 आ गई बेटा, इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या बोलता है, जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है विड्थ से, बोला है ना लेंथ जो है विड्थ से 4 ज्यादा है। तो दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि लेंथ, लेंथ किसना माना हमने बेटा x, और विड्थ किसको माना हमने, किसको सपोज किया है, y को। तो बेटा वो बोल रहा है कि लेंथ यानी x विड्थ से 4 ज्यादा है, तो इसमें 4 ऐड कर दो, यही तो बताया था। यानी x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 4, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशंस को आपको ग्राफिकली नहीं सॉल्व करना है। क्यों बच्चा, क्योंकि ग्राफिकली इसमें बोला नहीं है, बस हमसे डायमेंशन सॉल्व करने के लिए बोला है। उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। लिखा है x प्लस वाई की वैल्यू जो आई है वो 36 आई है, और x माइनस वाई की वैल्यू जो आई है वो इक्वेशन 1 2। कैसे सॉल्व करेंगे, बस ऐड कर दो दोनों। तो 2x की वैल्यू ऐड जब किया तो 40, x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइड बाई 2 मतलब 20। x की वैल्यू 20 आ गई, x की वैल्यू उठा करके किसी में भी रख दो। तो हमने इक्वेशन में यह रखा, पुट x की वैल्यू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रखा हमने। तो क्या फर्स्ट है इक्वेशन, x प्लस वाई प्लस टू 36, x की वैल्यू 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, तो y की वैल्यू 30 माइनस 20, देन y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6। अब x की वैल्यू 20 आ गई, y की वैल्यू 16 आ गई। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था बच्चा लेंथ और विड्थ। तो लेंथ x की वैल्यू हमने दे दिया है 20, विड्थ आ गई है 60, डायमेंशन क्या हो जाएगा 20 इंटू 60। यही हमारा फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों, इस तरीके से पूरा डिटेल में लिखोगे तब जाकर के आपको आपका आंसर, आपका सॉल्यूशन मिलेगा बच्चा। आपको आपका आंसर के साथ साथ आपको मार्क्स। डन बच्चों, क्लियर, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। 6 में क्या पूछा है, सबसे बेसिक और बहुत इजी क्वेश्चंस है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। इसको इसमें ना आपके अकॉर्डिंगली बस क्वेश्चंस को रखना है, कुछ भी, बस ये आपसे बोल रहा है कि भैया आपको जो करना है करो, लेकिन बस ये रखो कि जब मैं आपसे इंटरसेक्टिंग बोलूँ तो इंटरसेक्टिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक मैंने दे दिया, इसी इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन बना दो। कैसे, देखो बेटा, इंटरसेक्टिंग का जब भी पूछा जाए आपसे, इंटरसेक्टिंग पूछा जा रहा है मतलब दिमाग में आ रहा है कि सर A1 A2 जो होगा वो कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए B1 B2, ये रूल कह रहा है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, इक्वेशंस क्या है बेटा, 2 3 और माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8, ये है ना। मतलब A1 की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखा है 2, सर B1 की वैल्यू क्या देखा है 3, और C1 की वैल्यू उन्होंने दे रखा है 8 माइनस 8, ये दे रखा है ना बच्चा। अब देखो, मुझे A2 की वैल्यू निकालनी है, मुझे B2 की वैल्यू निकालनी है, मुझे C2 की वैल्यू निकालनी है, तभी तो मुझे दूसरा इक्वेशन मिलेगा। अब देखो, अब जब भी तुम्हें इंटरसेक्टिंग लाइन का पूछे A1 A2 B1 B2 के बराबर ना हो तो कुछ मत सोचो, जो इसके पास है ना उसके अदला बदली कर दो। मतलब इसको 3 दे दो, इसको 2 दे दो, ये एग्जैक्ट वही नंबर दे दोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा रूल ही ये कहता है बेटा, मेरा कॉन्सेप्ट ही ये कहता है कि बस मुझे A1 A2 और B1 B2 इक्वल नहीं चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो इंटरसेक्टिंग बन जाएगा। मतलब मैं इस इक्वेशंस को ऐसा लिख सकता हूँ, इस इक्वेशंस को इसके लिए लिख सकता हूँ मैं कि सर 2 के जगह पर लिख दूँ 3x, सर 3 की जगह पर लिख दूँ 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर दूसरा। ये हमारा, बाकी कुछ भी नंबर रख सकते हो यहाँ पे, इन दोनों के पास कोई भी नंबर आपका जो भी मर्जी करे नंबर रख दो, बस उनका काटने पर रेशियो सेम नहीं होना। मतलब जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे तो उसका आंसर जो आना चाहिए वो रेशियो जो आने आएगी वो रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। ये हमारा इंटरसेक्टिंग का लाइन कहता है। अब पैरेलल लाइन का बनाओ बेटा,
पैरेलल लाइन में क्या होता है, A1 A2 B1 B2 तो सेम होते हैं, A1 A2 B1 B2 सेम होते हैं, बस C1 C2 नहीं होते। तो तुम्हारे ऊपर है बेटा, तुम चाहो तो A1 A2 B1 B2 को बस उसमें क्या करो आप कि दो उसका मल्टीप्लाई किसी एक सिंपल नंबर से, जो भी मर्जी करे, किसी एक नंबर को, नेचुरल नंबर को उठाओ, एक को छोड़ करके बस उसमें मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। जो भी इक्वेशन आपके पास है, किसी भी एक नेचुरल नंबर को उठाओ, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स या फिर नेगेटिव नंबर, जो भी मर्जी करे। याद रहे, अगर नेगेटिव उठा रहे हो तो सेम नेगेटिव नंबर से सब में मल्टीप्लाई करना है, सब में। हर एक नंबर को जो भी डिजिट उठाओगे, चाहे उसके साथ साइन जो भी लगी रहे, उस डिजिट से सब में मल्टीप्लाई करोगे, पैरेलल मिल जाएगा। आई बात समझ में? समझ में आया बेटा? बस ध्यान रहे कि C1 C2 में मुझे कुछ दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर सब में मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा कौन सा साइड। जैसे देखो एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, इसी को देखो क्या लिखा है, 2x प्लस, लिखा है 2x प्लस वाई इक्वल्स माइनस 8 इक्वल्स 0, ये लिखा है ना बेटा। अब देखो लेट सपोज मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो सर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा, 4x, इसको करूंगा तो प्लस 6y, इसको करूंगा तो माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो A1 A2 क्या हो जाएगा, 2/4 यानी 1/2, 3/6 मतलब 1/2, 8/16 मतलब 8/16 मतलब 1/2। देखो बेटा तीनों बराबर हो गए, ये कौन साइड बन जाएगा। और अगर C1 C2 को मैं डिफरेंट कर दूं, मतलब यहाँ पे मैं एक कम कर देता हूँ, चलो 15 कर देता हूँ, कि मुझे अपने मन से ही तो नंबर लेना है, तो यहाँ पे 15 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 होते ही यानी ये बन जाएगा 8/15, यानी A1 A2, तो यानी ये बन जाएगा क्या आपका A। 1/2 तो था, तीसरे की इसके लिए क्या बनेगा, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 8/15। बस ये बन जाएगा हमारा पैरेलल। A1 A2 B1 B2 के इक्वल है, C1 C2 के इक्वल ही नहीं है। तो जब इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड, सबसे इजी होता है क्वेश्चंस, कुछ नहीं, ये आपके ऊपर छोड़ देता है। एग्जामिनर कहता है भैया तुम्हारी मर्जी है, तुम अपने आप को एक नंबर दे दो, तुम अपने आप को 2 नंबर दे दो। अब तुम इसमें भी गलती कर दोगे बच्चा, तो फिर तो क्या, वो तो फ्री का बोलता है कि बच्चा एक चॉकलेट दे रहा हूँ तुम खा लो। इतना इजी होता है ये, अपने मन से कुछ भी नंबर ले लो, बस ध्यान रहे कि कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए। कौन सा, A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2, इसी पर खिलाओ, ये खिलता रहेगा और आप नंबर्स गेन करते। ठीक है बच्चों, क्लियर, डन। आइए नेक्स्ट, बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस, आपको ग्राफ बनाना है, मतलब ग्राफिकली याद करो पहला क्वेश्चन सेम वैसा ही। तो इक्वेशन दिया है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, स्टेट द ट्रायंगुलर रीजन। अब आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू रखना पड़ेगा, y की वैल्यू रखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर उसमें देखोगे एक ट्रायंगल आएगा, उस ट्रायंगल को कलर बनाना करना है, दैट्स इट। और उस वर्टेक्स के जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे उसका नाम लिख। कैसे, आइए करते हैं 1 by 1। पहले हमने लिखा x माइनस वाई इक्वल टू 1 था, इसमें रखेंगे पुट x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो सर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर y की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस वाई की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस। फिर दूसरा रखो, पुट y की वैल्यू 0, सर x माइनस 0 इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू, ठीक है। ये इसके टेबल्स क्या हो जाएंगे, x और y के, अगर x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू -1, और अगर y की वैल्यू 0 रखा हम तो x। दूसरा इक्वेशंस रखो, दूसरा इक्वेशन है सर 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 को उधर भेज दो ना, प्लस 12। एक चीज़ हमने गलती कर दी बेटा, ये +1 था, इधर भेजोगे तो -1 हो जाएगा, -1, यहाँ पे माइनस ये कट जाएगा यानी +1 आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, यानी ये उल्टा हमने लिख दिया है। ये बनेगा आपका 1 और -1, आप सही। ठीक है, अब 3 ये 12 हो जाएगा। अब इसमें एक बार रखो पुट x की वैल्यू 0, x की वैल्यू जब 0 रखोगे बच्चा, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर ये, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपको दूसरा,
अगर पुट y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 0 रखा आपने, सर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 करेंगे ये पूरा चल जाएगा तो 3 4 जा 12, तो की वैल्यू आ जाएगी तो कोऑर्डिनेट। सर सर x और y में हमने देखा, अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमें 6 मिल रही है सर, और अगर y की वैल्यू हमने 0 रखा है तो x की वैल्यू, दो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके। यहाँ तक सब कुछ नहीं किया है, जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं वही दिख। इज दैट क्लियर? शांत पड़ गए हो बच्चों तुम सब, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? आइए, थोड़ा सा है, थोड़ा सा तुमसे काम ज्यादा करवाने वाला है, लॉजिक है ही नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, बस काम तुमसे ज्यादा करवाएगा। आओ बेटा ग्राफ बनाते हैं। हमारा नंबर दे देते हैं सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8। आ जाओ वापस चलते हैं। सर x की वैल्यू 0 तो 1 आ रहा है, 1 तो 0, x की वैल्यू मतलब इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है 0 1 1 0, मतलब दोनों 1 1 पे। तो रेड से लिया हमने ये वाला पॉइंट, सर इस 1 पे एक आ रहा है, इस 1 पे एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी जो भी जा रहा है। उसके बाद दूसरा क्या है सर? दूसरा है 0 6 और 4 0, मतलब 0 6 और 4 0, 0 6 और 4 0, तो 0 6 जाएगा y पर और 4 0, 0 यहाँ पे x पर तो 6 जाएगा यहाँ पर, 0 4 कहाँ पे? यहाँ पर, 0 जाएगा यहाँ पर, ये रहा 4। ये यहाँ, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कैसे जा रहा है? क्लियर हो रहा है बच्चा? अब ये क्वेश्चंस में क्या पूछा, ये क्वेश्चन में लिख रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ओके, सेट द ट्रायंगुलर रीजन। देखो इधर, इधर देखो बच्चा, ये यहां पर कहीं नीचे जाकर के कट करेगा, नीचे जाकर के जब कट करेगा, अभी मेरे पास ग्राफ नहीं है, मैं वरना दिखाता एक सेकंड। सपोज हो गया, दिख रहा है? अब जैसे मैं इसको बढ़ाऊं अगर, और इस रेड वाले को, इस रेड वाले को बढ़ाता जाऊं, इस वाइट वाले को, यहां पर कुछ कट करेगा, इस ट्राइंगल से, इस पॉइंट से इस वाले को ध्यान दो, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा एक ट्राइंगल बन रहा है, बस इसी को कलर करना था। अब एक चीज याद रखना बच्चा, तुम x और y की वैल्यू जो भी मानोगे उसके अकॉर्डिंगली ट्राइंगल अलग अलग डायरेक्शन में भी बन सकता है, बट उसके जो आंसर आएंगे, जो एक यूनिट डिजिट मतलब जिस पॉइंट पर वो कट करेगा उसका जो आंसर आएगा वो यूनिक रहेगा, उसका सॉल्यूशंस तुम्हारा सेम होना चाहिए। तुम्हारा ग्राफ कैसा भी बना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ इन से मतलब ट्राइंगल, कोई बच्चा कुछ और नंबर लेकर के सॉल्व कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ और बनेंगे तो ग्राफ कहीं और दिखाएगा आपको। अब ये ट्राइंगल्स को हमने सेट कर दिया है, इसके वर्टेक्स लिखना है, इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे बेटा? x की वैल्यू 4 है तो 0 आ गई, इसके वर्टेक्स क्या है बेटा? 1 एंड 0, इसके वर्टेक्स मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं आगे नीचे करूंगा, तो जो भी इसके लाइन में आएंगे, इसके इधर तो दिख रहा है 5 या 6 दिख रहा है ना इधर, तो इधर तो 6 की वैल्यू आ जाएगी,
यहाँ पे समथिंग जो भी 5 4 आएगा उसकी वैल्यू को तुम डिनोट कर दोगे, इस तरीके से तुम्हारा आंसर पता चल जाएगा। तो बेसिकली तुम्हें इतना काम करना था। अब एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है, मैं अगली क्लास में ट्राई करूंगा कि स्केल पेंसिल थोड़ा लेकर के आऊं, उसके बिहाफ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो तुम घर पे एक बार ट्राई करना, बाकी का कुछ भी डाउट रहेगा तो एक बार चैट कॉलम में भर देना, अगली क्लासेस में मैं इसी क्वेश्चंस को फिर से डिटेल में समझा दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना था, बस एक बार वापस आओ, देखो मैं समझाता हूँ कैसे। बताइए। क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चंस का मतलब क्या है बेटा, वो देख लो। मतलब यही है कि हमें ड्रॉ करना है ग्राफ को, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उससे दो मेजरमेंट लेकर के दो हमें टेबल तैयार करनी है। टेबल तैयार करने के बाद उसका ग्राफ बनाओगे और तुम्हें उसके बाद एक ट्राइंगल्स मिलेगा, उस फॉर्म से उसको सेट करना है, कलर कर देना है, जो भी सेट पेंसिल से कलर कर दो और उनके वर्टेक्स के बस नाम, मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स को नाम दो, वही आपका फाइनल। इतना ही आपको करना था और ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं 0.2%। मतलब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछ रहे हैं आजकल, क्योंकि वो आपसे लेंदी काम नहीं करवाना बंद कर दिया है एनसीईआरटी ने। वो पूछता है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पर, जिस पे हमें काम करना है बेटा। जिसको अगर आपको बस कॉन्सेप्ट बेस पर, मतलब ये वर्टेक्स पूछ सकता है, वो पॉइंट पूछ सकता है, ड्रॉ करने के लिए चीजें अब आपसे नहीं। स्कूल वाले का क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन बोर्ड तो आपसे नहीं। डन, ठीक है, समझ में आ गया। डन बच्चों, ठीक है बेटा। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज 3.1। कुछ भी डाउट अगर आपको लगता है तो चैट कॉलम के बाद फिर से चैट सॉरी क्लास के बाद, क्लास जैसे खत्म होती है तो चैट कॉलम में आप अपना इनपुट डाल देना बेटा। कुछ भी दिक्कत रहेगी मैं वापस फिर से आऊँगा और इसका वीडियो मैं फिर से आपको प्रोवाइड करूँगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेंगी मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा बच्चा। बट आप पढ़ाई करो, रिविजन्स करो, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं बस चैट कॉलम में मुझे बता दो कि सर ये दिक्कतें आ रही हैं, इस चैप्टर का रिविजन फिर से चाहिए, मैं आपके लिए तैयार हूँ बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप नए चैनल, इस चैनल पर नए हो बेटा, आज आपकी पहली क्लास है तो पीछे की सारी क्लासेस निपटा दो। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से भूलना मत बेटा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा, सो दैट आप क्लासेस टाइम पर ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।